जो अंडर रेलिवेंट स्टैट्यूट वो हो गई ये बात। जो पाकिस्तान के किसी और कानून में कंपनी कहलाए वो, जो मुल्क से बाहर है वो, तो तीसरा क्या जो कंपनी लॉ उसको भी तो काउंट करे ना। जो कंपनी लॉ वाली है वो, जो कंपनी लॉ के अलावा किसी और कानून वाली है वो, और जो मुल्क से बाहर वाली है वो। क्लियर? गुड। दो इसमें शामिल नहीं होती, पेचीदा और घूमता हुआ सवाल। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर हो तो वो नहीं इसमें काउंट होगी, और कोई भी और जिसको गवर्नमेंट का मिनिस्टर, रेलेवेंट मिनिस्टर नोटिफाई कर दे वो इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक हो गया? बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी क्या होती है? जो पाकिस्तान में रन कर रही हो, जो पाकिस्तान में रन कर रही हो, तो पाकिस्तान में तो सारी कंपनियां रन कर रही हैं। जो मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई हो और पाकिस्तान में काम कर रही हो वो फॉरेन कंपनी। ठीक हो गया? इसके अलावा तुमने कुछ पढ़ा था? कोई सवाल पिछले दिन से रिलेटेड? और दौरान में देखूं ये कैमरा भाई सही सेट हुआ ही नहीं, एंड पे आपको मिले ना मिले लेकिन कम से कम सेटिंग तो पूरी हो। नहीं ठीक ना, मैं रुस्तम पे ज़्यादा देर हूँ, इशारे इंपॉर्टेंट है, वरना तो स्लाइड हम वैसे ही शेयर कर लेते सॉफ्टवेयर से। ये वाले भाई जो उधर खड़े हुए होते हैं जी, सवाल क्या है? कंपनियों के बारे में आपके सवाल, परेशानियां, घबराहटें? कोई सवाल नहीं? पक्का? जी सर। बहुत आसान बातें थी सर। एक भाई नहीं आए, एक भाई जिनको कल मैंने कहा था कि आपने लाजमी आया करना है, उन्होंने क्लास में एक दफा सवाल पूछा था कि सर शेयर कैपिटल क्या होता है, तो मुझे उस दिन समझ आ गया था कि ये पोस्ट में गलत जगह आ गए, तो इनको बिगिनर से आना चाहिए था। लेकिन उनको मैंने कल भी कहा था कि आपने ये वाला चैप्टर बड़ी अच्छी तरह से देखना है, तो भाई साहब गए। चले, हम कब तक टेंशन ले लोगों की जब लोग अपना खुद ख्याल नहीं कर रहे। यहाँ से आप कुछ कहना चाहते हैं? सर डिस्टिंग्विशिंग फीचर हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मेनली यही होता है लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन अनलिमिटेड वाली भी होती है। बिल्कुल, आज हम उस पर भी बात करेंगे कैसा क्यों होता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और एसएमसी, ठीक है, इसमें वो परपेचुअल सक्सेशन एसएमसी में कैसे होती है? एसएमसी में कैसे होती है ये हम ट्यूसडे को पढ़ेंगे या वेडनेसडे को पढ़ेंगे। एसएमसी में एक निज़ाम होता है कि आप एक बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये बंदा मेरे बच्चों तक मुंतकिल करा देगा। ठीक है, तो वो शख्स, अगर बच्चा एक हो तो एसएमसी टू एसएमसी चली जाती है, बच्चे ज्यादा हो तो फिर वो प्राइवेट में शिफ्ट हो जाती है। सेक्शन 15 है उसका, हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। 3 सेक्शन ऐसे हैं जो बीच में उन्होंने किताब में डाल दिए थे, हम लोग आगे जा चुके हुए थे, तो वो वाले मैंने प्री वालों को भी ध्यान से दोबारा से पढ़ा दिए। सेक्शन 9, 14 और 15, तो वो 15 है जिसका मैंने जी। ऑल डन? कहानी को आगे बढ़ाएं। कंपनी की हम लोगों ने टाइप्स, मतलब कंपनी देखी, कंपनी के मुख्तलिफ नाम देखे, मुख्तलिफ वो। अब कंपनी बाय वर्चू ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्टर करा रहे होते हैं कंपनी को, तो कंपनी 3 में से किसी एक फॉर्म में आपने रजिस्टर करानी होती है। अभी तक हम जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी, वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। वो कंपनी जो अपने शेयर कैपिटल की हद तक बाउंड है, लेकिन कंपनियां अपने आप को अलग अलग तरीके से रजिस्टर करा सकती हैं। वो कंपनी जो एक टिपिकल कंपनी है वो अपने आप को रजिस्टर कराती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के तौर पे, तो उनकी लायबिलिटी होती है उनके शेयर कैपिटल तक। कुछ कंपनियां बगैर शेयर के भी कई दफा रजिस्टर होती हैं। कई दफा कुछ लोग मिलके कहते हैं हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मिलके चलेंगे, लेकिन हमें शेयर की जरूरत नहीं है। तो भाई तुम मेंबर कैसे बनोगे? अगर कंपनी डूब गई तो तुम्हारा क्या रोल है? तो उन्होंने कहा हम गारंटी दे देंगे, अगर कंपनी डूब गई तो हम कंपनी को इतने पैसे देने के पाबंद हैं, या कंपनी की लायबिलिटीज में इतने रुपए तक हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, लिमिटेड है कि 5 मेंबर्स ने कहा हम कंपनी बना रहे हैं और हम सब 1-1 लाख रुपए की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कंपनी डूबी तो कल को कंपनी डूबेगी, पहले तो वो डब्बा उल्टाएंगे, उस डब्बे से सारे पैसे निकल गए, फिर कहेंगे उसके मेंबर्स को पकड़ते हैं। मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा कितना लायबल होंगे? 1 लाख। फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, आप एक अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे भी रजिस्टर हो जाते हैं। ये क्यों होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा देर में बात करते हैं। पहले कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं ज्यादातर शेयर्स नहीं होते इसमें, लेकिन अगर इसमें शेयर कैपिटल भी हुआ तो इसकी लायबिलिटी डबल हो जाएगी। इसकी गारंटी की लायबिलिटी भी होगी और जो शेयर्स की लायबिलिटी है वो भी है। शेयर्स की लायबिलिटी बड़ी मजे की होती है।
कंपनी के शेयर कैपिटल है 20 लाख, मेंबर्स ने दिए हैं 20 लाख। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मेंबर की क्या लायबिलिटी है, तो मेंबर की एक्स्ट्रा लायबिलिटी 0 है, बट असल में जो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर उन्होंने भरे हैं, जो डब्बे में डाले हैं पैसे, वो जाया हो जाएंगे। तो हम ये जरूर कहेंगे कि मेंबर एडिशनली कुछ नहीं पे करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेंबर का नुकसान नहीं हो रहा, मेंबर का नुकसान हो रहा है, उनका वो शुरू वाला पैसा डूब जाएगा जो कंपनी में लगा हुआ है। तो इस कंपनी की ओनर्स की लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू फेस वैल्यू, वो जो ओरिजिनल 10 रुपए थे ऑफ द शेयर्स थे, तो इनकी लायबिलिटी ज्यादा से ज्यादा ये है कि उनका वो जो 10 रुपये वो डूब जाएगा। अगर शेयर की वैल्यू से बढ़ जाती है तो मतलब जो 3 रुपए ऊपर होंगे वो नहीं होंगे। अब अगेन कंपनी लायबल होती है अपने शेयर कैपिटल तक, और शेयर कैपिटल होता है द ओरिजिनल शेयर कैपिटल। कंपनी अपनी इक्विटी तक लायबल नहीं होती, शेयर कैपिटल तक लायबल। तो जो ऊपर की रिजर्व है वो मेंबर्स की है। तो कानून भी बड़ा मजेदार सा है, मेंबर से उनके रिजर्व। अब होता पता क्या है, जब कंपनी बंद होती है तो पहले कंपनी के असासे बिकते हैं, जब असासे बिकते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें रिजर्व भी शामिल होते हैं। लीगली मेंबर का उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी में वो पैसे जो डिविडेंड के तौर पे बाहर निकल के उसे मिलते रहे वो उसकी बचत है, जो कंपनी में पड़े रह गए वो एसेट्स में चले गए। तो कल को जब कंपनी बंद होगी और एसेट बिकेंगे और उस एसेट से उसको पैसे अपने वापस ना मिले तो वो शोर नहीं मचा सकता। तो इसलिए सर कंपनी के मेंबर्स ये कहते हैं कि हम सारा ही डिविडेंड निकाल लें, और ऐसी कंपनी वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं होंगे ग्रो करने के लिए तो आप तो वहीं खड़े रहेंगे। तो ये मिक्सचर होता है, जिनकी नीयत खराब होती है वो सारा प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं वो री इन्वेस्ट करते रहते हैं कंपनी में। जी सर पहले एक कंसेप्ट हुआ करता था कि अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है और सर पूरे 10 ना दिए जाए, पूरे 10 ना दिए जाए, 7 रुपए दे दिए जाए, तो वो अनपेड ऑन द शेयर रजिस्टर। हाँ, अब देखिए पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट सन 1984 से पीछे हुआ करता था। 1984 के ऑर्डिनेंस ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया था और 2017 ने मजीद उसको तकवीत दी है। तो पिछले तकरीबन 36 साल में ऐसी कोई कंपनी नहीं है पाकिस्तान में, 36-37 साल, जो पार्टली पेड अप कैपिटल के साथ रजिस्टर हुई हो, क्योंकि 1984 से रूल चेंज हो गया था। बट 36 साल से पुरानी कोई कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है जो पार्टली पेड अप कैपिटल के साथ हो। अब रूल क्या है, डब्बे को चाहिए थे 20 लाख, डब्बे में 18 लाख भरे गए और 2 लाख का उधार कर लिया गया। जी सर। डब्बा 18 लाख तक लायबल है और वो लोग जिन्होंने पैसे पूरे नहीं दिए थे वो उतने लायबल है। तो जब हम इनकी लायबिलिटी देखते हैं ना, तो फिर हम एक इसमें डायग्राम से देखते हैं, कुछ ना कुछ बताई जाएगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लायबल है पेड अप शेयर कैपिटल तक। जी सर। मेंबर्स लायबल हैं अनपेड शेयर्स तक। वैसे तो लायबल नहीं है, लेकिन अगर उनके जिम्मे कुछ उधार है तो वो उसके लायबल है। सर लेकिन कंपनी किसको लायबल होगी? थर्ड पार्टी, वो जिसका नुकसान हुआ है, जिसने कंपनी के साथ डील किया था। और मेंबर होंगे कंपनी को? मेंबर कंपनी को, टेक्निकली मेंबर कंपनी को दे दे और कंपनी उन्हें दे दे, या वो मेंबर से ले ले। याद करें वाइंडिंग अप में हमने कॉन्सेप्ट निकाला था कंट्रीब्यूटरी का। कंट्रीब्यूटरी हर वो शख्स जिसको वाइंडिंग अप में पैसे देने पड़े। जी सर। ये वो शख्स है जिसने अनपेड 2 रुपए 3 रुपए का उधार किया है, ये कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट में आएगा। इससे पैसे रिकवर कर सकता है लिक्विडेटर। जी सर। लिक्विडेटर कह सकता है तुम पैसे दो, हमने वाइंडिंग अप के खर्चे करने हैं, तो ये वापस हो जाएगा। गारंटी लिमिटेड में क्या होगा, कंपनी अपने एसेट्स की लायबल है, कंपनी बंद होगी अपने हिसाब से बेच देगी। अभी भी अगर बच गया तो क्या होगा, मेंबर लायबल होंगे अपनी गारंटी अमाउंट तक। अब अगर इसी में ही शेयर कैपिटल भी हुआ तो फिर क्या होगा, कंपनी एसेट्स प्लस पेड अप शेयर कैपिटल, जितना भी कंपनी के पास जो कुछ भी पड़ा हुआ है कंपनी उसकी लायबल है, खत्म हो गई कंपनी। मेंबर लायबल है अमाउंट ऑफ गारंटी प्लस अगर कोई अनपेड शेयर है। अनलिमिटेड कंपनी में क्या है, अनलिमिटेड कंपनी में कंपनी भी अनलिमिटेड लायबल है, मेंबर भी। कंपनी अनलिमिटेड का मतलब है कंपनी अपना सब कुछ लौटा देगी, वो डब्बा टूट फूट जाएगा, किरची किरची हो जाएगा, लोग लूट के चले जाएंगे उस डब्बे को, फिर भी बच गया। तो मेंबर्स की कितनी लायबिलिटी है, तो मेंबर्स को वैसे ही पकड़ सकते हैं जैसे पार्टनरशिप को पकड़ा जा सकता है कि हाँ भाई आप पैसे दो, जितना नुकसान हुआ है घर के साथ से बेचो, जो मर्जी करो, दिवाली हो जो, हमें हमारे पैसे चाहिए। कंपनी जारी डेफिसिट में रही थी सर। जी, कंपनी डेफिसिट में जाती है, इसका मतलब है कि उसके एसेट्स ना होने के बराबर थे। अगर वो अनलिमिटेड कंपनी है तो मेंबर फंस जाएंगे। अगर लिमिटेड लायबिलिटी ऊपर वाली दो में से कोई है तो फिर यहाँ में लिमिटेड लायबिलिटी का एज मिल जाएगा। सर अगर मेंबर्स भी वो पैसे ना पूरे कर सके, अगर मेंबर पूरे ना कर सके तो जितने पूरे कर सकते हैं बस उतने पूरे होंगे। कानून एक खास लेवल पे जाके सॉल्वेंसी का वो कर देता है कि बस अगर एक बंदा, बिल्कुल याद है हमने डायरेक्टर्स में पढ़ा था कि अगर एक बंदा इस नहज पे पहुंच जाए कि अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है,
हर वक्त आके लोगों से घुसे छूटे चाटे चाटे मार के चले जाए और वो गरीब के पास कुछ नहीं बचा, ना उसके पास कुछ बचा है, ना उसके आसपास क्लोज कोई ऐसे बंदे के पास है जिस पैसे से वो कवर कर दे। तो लॉ उस बंदे को ये राइट देता है कि वो अदालत को अप्लाई करे और कहे मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। तो फिर अदालत ठप्पा लगा देगी कि इंसॉल्वेंट है, ना ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करे और ना ही अब किसी के लेन देन का पाबंद है इतने अरसे तक। अब लिमिटेशन का एक अलग लॉ है जो बताता है कि कितने साल तक वो बंदा इंसॉल्वेंट रहेगा, कब वो जिंदगी में वापस आएगा, कब मामला बेहतर होगा। सर अगर मेंबर अपनी मतलब जब वो ये कंपनी अनलिमिटेड को पैसे देने पे करने पड़े मेंबर्स को, ठीक है, और मेंबर अपनी सारी जायदाद दूसरों के नाम पे ट्रांसफर कर दे। जी बिल्कुल। अब यही होता है कि जब लिमिटेशन का लॉ चलता है ना, ये जो लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी है ना, वो आके एक बंदे के अपने एसेट्स प्लस वो एसेट जो पिछले 1 साल में उसने गिफ्ट किए, ट्रांसफर किए या उनको किसी तरह से और कन्वर्ट किया, वो उन सबको भी खाते में देता है। इसीलिए याद करें तो वाइंडिंग अप में भी कंपनी की भी इस तरह की शरारतें पकड़ लेते हैं कि पिछले 1 साल में क्या क्या कुछ हो रहा था हम उसको भी पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में इसीलिए गवर्नमेंट एक ऑफिशियल असाइनी को याद है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वो जिसका मामला चल रहा है, बंदा आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हिसाब किताब कर रहा है इसके जाती एसेट कितने हैं, इसने इस तरह से गिफ्ट किसको दिया था, फलाना क्या किया था, तो फिर वो सारी चीजें रिकवर करने के बाद उसके एसेट्स का तखमीना लगाता है और उसके हिसाब से पेमेंट्स करता है। सेल किया फिर अब अगर सेल किया है तो वो एक जनरल ट्रांजैक्शन है, सेल किया है तो उसके बदले इसको क्या मिला होगा, पैसे, तो पैसे मिल जाएंगे। क्लियर? यस सर। तो जो सियाने हैं ना वो सेल नहीं करते, वो बिजनेस में लॉस दिखाते हैं। सर ये भी तो कर सकते हैं ना कि अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे रजिस्ट्री करवा दें सेल की। तो ऐसे ही करते हैं, तभी तो बच्चों के नाम से चीजें निकल आती हैं, तभी वो बहन के नाम पे प्रॉपर्टी निकल आती है, ससुर के नाम पे आ जाती है, उसके क्या कहते हैं समधी के नाम पे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो ऐसे ही होता है। बात ये है कि जो आप कमरे में बैठ के सोच रहे हैं, जो उन्हीं के एडवाइजर हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कई वो सारा कुछ पढ़ के बैठे होते हैं और उनका दिमाग भी जरा ज्यादा चल रहा होता है। आप तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि पेपर पास करें, वो इसलिए पढ़ के बैठे होते हैं कि शरारतें करें। तो यही चार्टर्ड अकाउंटेंट वो खतरनाक मखलूक है जो आगे जाके ये सारे गलत काम करवाती है। आधे गुना चार्टर्ड अकाउंटेंट के जिम्मे होता है। इसके पुट्टे पुट्टे मशवरे होते हैं जो कि कंपनियों को जो है वो गलत तरीके से खाते हैं और बाद में बड़े फख्र से कह देते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस अलग चीज है, इवेजन अलग चीज है। अपनी टर्म्स खुद ही से निकालिए। कहते बंदे को इतना टैक्स पड़ता है, बंदा अगर कंपनी बन जाए तो इतना टैक्स पड़ेगा। देखा, हमने टैक्स प्लानिंग कर ली। सैलरी जो है वो अगर किसी बंदे को साल की 6 लाख से ऊपर दो तो उस पर टैक्स पड़ेगा, तो वो बंदा और उसकी बीवी दोनों को अपने पास एम्प्लॉय काउंट कर लो, उनको 12 लाख रुपए दे दो, टैक्स नहीं पड़ेगा। टैक्स प्लानिंग है। टैक्स प्लानिंग नहीं है, 2 नंबरी है। चोरी किया आपने टैक्स, ना उसकी बीवी ने नौकरी की है ना कुछ और, आप उसको उसकी बीवी को मिला के 12 लाख देके उनको टैक्स से एग्जाम करा रहे हैं और कह रहे हैं मैं बड़ा कमाल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने टैक्स की प्लानिंग कर दी। तो ये प्लानिंग कोई नहीं होती, आधे गुना गले पे आने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। तो इसलिए ख्याल रखना है, बड़ी बारीक सी लाइन होती है हलाल हराम के दरमियान। तो ईमानदारी बड़ी जरूरी है, पहले दिन से ये तहिया करके रखें। हमेशा पैसे अट्रैक्ट करते रहेंगे बेईमानी करवाने के लिए और आप अपने आप को जस्टिफाई करवाते रहेंगे इस तरह की टर्म्स यूज करके। इवेजन नहीं है, अवॉइडेंस है, ये तो मेरी प्लानिंग है, ये तो मेरी चालाकी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने इस तरह से करके यूं करके बचा लिया। सर इसमें ये पता है कॉलेज अपना कितना सारा टैक्स बचा सकता है। ये जो ऑनलाइन क्लासें हैं ना, हम गो टू वेबिनार पे देते हैं। गो टू वेबिनार पे पेमेंट रिसीव करने का ऑप्शन है। अगर हम बच्चे से कहेंगे जी आपने पेमेंट हमें नहीं देनी, हमारे इस आईडी पे जाके देनी है, उस आईडी पे जाएगा, गो टू वेबिनार नामी कंपनी के पास पेमेंट जाएगी और हम उस कंपनी से मांगेंगे कि हम आपकी सर्विसेज बेच रहे थे और चूंकि हमने आपका लाइसेंस लिया हुआ था तो अब आप उसमें से अपने चार्जेस काट के हमें दे दें। तो वो जो हमसे लाइसेंस की फीस ले रहे हैं वो काट के मुश्किल से 1% चार्जेस काट के हमें दे देंगे। जब वो हमें देंगे तो मुल्क के बाहर से पाकिस्तान में इनकम आएगी, हम उस पर 1% टैक्स देंगे और वो सब हलाल हो जाएगी। 98% ऑफ द रेवेन्यू पे टैक्स नहीं बढ़ेगा। अब ये आइडिया दिया जा सकता है। इनको नहीं पता कि अभी कहानी क्या है कि वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मैं डील कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, मुझे पता है, और इससे इतने सारे लाखों रुपए के टैक्स बच सकते हैं। लेकिन जेन्युइनली गलत है। ना आपने मुल्क से बाहर वो चीज़ अर्न की है, ना आपने मुल्क से बाहर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। बट अगर आप देखें भाई पाकिस्तान में एक बच्चा बैठ के बाहर से ऑनलाइन लेक्चर खरीद सकता है और उसने बाहर की कंपनी गो टू वेबिनार को लॉग मी इन इनकॉर्पोरेशन है बेसिकली कंपनी जिसकी प्रोडक्ट है गो टू वेबिनार, उसको पेमेंट की, सर्विस प्रोवाइड की। और एक पाकिस्तानी
बाहर के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो हमने अमेरिकन को सर्विस प्रोवाइड की। अमेरिकन ने आगे से पाकिस्तानी कस्टमर को डील कर लिया तो कर लिया, और वो पैसे जब पाकिस्तान आए तो हमने जो है वो अपनी जो सर्विसेज हमने मुल्क से बाहर बेची थी उस पर 1% टैक्स भी दे दिया। सब हलाल, लेकिन नीयत गलत है। जब नीयत गलत है तो जितना मर्जी आप साफ कर लें, आपको पता है आपने गलत किया। खैर, गलत टाइम पे गलत हम बातें कर रहे हैं। फाइनल में इस तरह की बातें मैं तो ज्यादा करता हूँ, शायद कोई सुधर जाए। जी सर, ये चीज ऐसी है कि लिमिटेड बाय गारंटी प्लस आल्सो शेयर कैपिटल, एसेट्स प्लस पेड अप शेयर कैपिटल। हाँ, ऐसे ये सीधे प्लस, यानी हमने कहा अगर इफ आल्सो हैव शेयर कैपिटल तो फिर ये चीज भी ऐड हो जाएगी ऊपर वाले में। अब एक सवाल, कंपनी अनलिमिटेड क्यों होती है? भाई ने एक सवाल पूछा, बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि कंपनी तो अच्छा वाला लिमिटेड लायबिलिटी से चल सकती थी और अनलिमिटेड करना ही था तो पार्टनरशिप बनाते, कंपनी क्यों बनाई? प्री रिजल्ट के कुछ लोग जवाब देंगे क्यों? उनका सोने वाला मामला। अगर एक कंपनी किसी ऐसे बिजनेस सेगमेंट में एंटर हो रही है जिसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए मौजूद है और वो लिमिटेड लायबिलिटी रखते हो, तो आप उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि फ्रॉड करके चले जाना, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा लिमिटेड लायबिलिटी। तो कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि यहाँ कंपनी रजिस्टर होगी तो सिर्फ अनलिमिटेड के तौर पर रजिस्टर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में कोई और पैरेलल कंपनी बनती है बिजली प्रोवाइड करने की, तो उसको गवर्नमेंट ने की नोटिफिकेशन है कि वो अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होगी। क्योंकि जो बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनी पूरे पाकिस्तान में बिजली प्रोवाइड कर रही है, इसकी सिर्फ एक छोटी सी गलती है, एक दफा 220 वोट के बजाय 2000 वोट अगर पहुंच गया घरों में, आधे घर जल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे तबाह हो जाएंगे। मतलब उस एक दिन शायद कोई 25-2600 अरब से ज्यादा का नुकसान हो जाए। शायद ये भी बड़ा हल्का बता रहा हूँ। कंपनी के पास जाके कहेंगे, वो कहेंगे हाँ जी हमारा पेड अप कैपिटल 10 करोड़ था, हम लायबल है, ये पकड़े 10 करोड़। क्लास में हमने सोने की एग्जांपल ली है। मैंने जो है वो एक सोना एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी को एक ट्रक सोने का चोरी करवाया बातों बातों में। फिर हमने उस ट्रक के अंदर मौजूद सोने की अमाउंट अंदाजा लगाई थी, कितना निकला था वो? सर बिलियन डॉलर, 1500 अरब था या पता नहीं 150 अरब था या पता नहीं, इस तरह से करके एक ट्रक के अंदर मौजूद सोना। तो वो कहने का मतलब है कि अगर एक कंपनी सोना एक्सट्रैक्ट कर रही है और उसको हम क्या कहेंगे तुम्हारी कितनी लायबिलिटी हो, अगर उसे हमने लिमिटेड लायबिलिटी का एक दफा चस्का लगा दिया, उसने तो कंफर्म फ्रॉड करके भागा। तो कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है। अब सवाल ये कि वो पार्टनरशिप के तौर पे क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि उनको कहा जाता है कंपनी के बाकी फीचर्स भी तो हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है। तो जो कंपनी का एक बहुत बड़ा एज है ना लिमिटेड लायबिलिटी, वो इससे छीन लिया जाता है। पाकिस्तान में गिनती की 3 से 4 अनलिमिटेड कंपनी होगी पूरे पाकिस्तान में। के इलेक्ट्रिक को भी नोटिस जारी हुआ है, वो अभी अनलिमिटेड हुई नहीं है। एग्जांपल तो है कंपनी के नाम। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अभी प्रैक्टिकली उस तरह से नहीं। अगर प्रैक्टिकली हो तो वो तो मतलब मर जाए कराची वालों का पैसा भर भर के। फिर गोल्ड मैन इंटरनेशनल, ये पिछले दिनों याद कौन सी स्कीम वगैरह, तो इस तरह की स्कीमें चलाती थी ये कि अच्छा 1 के 6 हो जाएंगे, 6 के 12 हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने फिर उनको नोटिस जारी किया कि आपको अनलिमिटेड कंपनी बनना है, क्योंकि उनको खौफ तो हो ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा फ्रॉड करके भागी और बाद में कहे अच्छा हम कंपनी बंद कर देते हैं यार, पढ़ो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पे है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी खुशी से कोई नहीं करता, गवर्नमेंट मजबूरन अनलिमिटेड लायबिलिटी पे कन्वर्ट करवाती है। डन। एक दर्जा आगे बढ़ते हैं, बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। अब हमने कंपनियों की कैटेगरी देखी कि लायबिलिटी के हिसाब से कंपनियों की क्या कैटेगरी है। तो हमने कहा एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, जो शेयर कैपिटल की लायबल है, एक लिमिटेड बाय गारंटी, जो गारंटी अमाउंट तक लायबल है, और एक अनलिमिटेड कंपनी थी। अब अगर हम देखें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, तो कंपनियां दो में से किसी एक में अपने आप को कैटेगराइज करती हैं, या वो पब्लिक होती हैं या वो प्राइवेट होती हैं। और ऐसे में हमारे सिलेबस की एक आसान तरीन डेफिनेशन पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट। तो ये हमारी सबसे आसान डेफिनेशन, पूरे सिलेबस में सबसे आसान यही डेफिनेशन है कि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। तो फिर प्राइवेट कंपनी क्या होती है वो देखेंगे, फिर इसकी कैटेगरी देखेंगे। प्राइवेट कंपनी चंद लोग मिलजुल के ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसमें वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग घुसे। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूं कि फर्ज करें 5 दोस्तों ने मिलके एक कंपनी बनाई और 5 दोस्तों ने पहले दिन एक दूसरे से ये वचन लिया कि हम कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे।
पांचों ने मिलकर कंपनी बनाई, कंपनी आगे चल पड़ी, लाखों रुपए कमाना शुरू हो गई। एक बड़ा सेठ आया, उसने 3 दोस्तों से कहा अपने शेयर मुझे बेचो। लोगों ने पैसे देखे, उसको शेयर बेचे, वचन भूल गए और ये सेठ कंपनी के 60% का मालिक बन गया। अगले दिन सेठ आया और उसने बाकी के 2 लोगों को कहा ये कंपनी मेरी है और ये मेरे हिसाब से चलेगा। तो वो 2 बेचारे बड़े दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि काश हमने वो वचन लिखवा के रजिस्टर करवा लिया होता। तो अक्सर जो कंपनियां बनती हैं चंद दोस्त मिलकर बनाते हैं, अक्सर एक फैमिली मेंबर्स जब मिलकर कंपनी बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा ये होता है कि कभी भी किसी की भी नीयत खराब हुई और उसने बाहर के लोगों को बीच में इन कर देना और हमारा फैमिली बिजनेस खराब हो जाएगा या हमारा जो दोस्तों का बिजनेस है वो खराब हो जाएगा। तो आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपनी एक रिस्ट्रिक्टेड कंपनी भी बना सकते हैं। आप कह सकते हैं ये एक प्राइवेट सेटअप है, इस प्राइवेट सेटअप में बाहर के लोग नहीं आएंगे, यानी कि आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डॉक्यूमेंट्स में 3 शर्तें लगा दें। सबसे पहले आप कहेंगे हमारे मेंबर्स शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे, हमारे मेंबर्स पे शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है, सिरे से मना नहीं है, पाबंदी है। वो पाबंदी खत्म भी हो सकती है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो नंबर 1 कि हमारे मेंबर्स अपने शेयर बेच नहीं सकते। नंबर 2 हमारी कंपनी किसी भी वक्त 50 मेंबर्स से ऊपर नहीं जाएगी। एम्प्लॉइज को मेंबर्स में काउंट नहीं करना। लॉ ने कह दिया कि 50 मेंबर्स का मतलब है ओनर्स, वो जो हमारे ओनर्स हैं, तो हमारे ओनर्स एट एनी गिवन टाइम में 50 से ज्यादा नहीं होंगे। और तीसरी रेस्ट्रिक्शन ये कि हमारी कंपनी इनवाइट नहीं करेगी बाहर की दुनिया को, ये नहीं कहेगी आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। हम जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे अपने शेयर्स खरीदने के लिए। सर यहाँ पे प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट ये 2 चीजें। जी बिल्कुल, यहाँ रिस्ट्रिक्ट है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है रोक रहा है, प्रोहिबिट का मतलब है मना कर रहा है। प्रोहिबिट तो बिल्कुल मना हो जाता है, तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब है रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रुकावट लगी हुई है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में नहीं है। वो रुकावट ये होती है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर बहुत शदीद मजबूरी में शेयर बेचना चाहता है तो पहले वो अपनी कंपनी की मीटिंग बुलाता है, सारे लोग सामने बैठते हैं, उन सबको कहा जाता है कि ये मेरी मजबूरी है, फिर उन सबको ऑफर किया जाता है कि तुम लोगों में से जो मेरे शेयर लेना चाहता है, अगर उनमें से कोई ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं लेते तो फिर वो सब मिलके एग्री कर सकते हैं कि अच्छा तुम अब बाहर बेच सकते हो। उस वक्त फिर वो कुछ रूल्स सेट कर देते हैं कि तुम बाहर कम से कम इस प्राइस का बेचोगे और कम से कम इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ बेचोगे। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत है उसमें, तो ऐसा नहीं होगा कि चोरी छुपे एक भाई अचानक से शेयर बेच के और जो है वो सऊदीया निकल जाए, दूसरा भाई बेचारा यहाँ पे अदालतें भुगत रहा हो और पहला भाई जो है वो सऊदीया चला जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एक वक्त में सबकी रजामंदी जब तक नहीं होगी इसके शेयर बेचे नहीं जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने एक प्राइवेट कंपनी अपनी रजिस्टर करा ली, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, जिसके मेंबर्स बाहर के लोगों को शेयर आराम से नहीं बेच सकते, और जिसकी जो कंपनी बाहर की दुनिया को बुलाएगी नहीं कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो एक बहुत ही महदूद सा सिमटा सा सेटअप। बात समझ आई? जी सर। क्यों बनाते हैं वो लॉजिक समझ आई? जी सर। फैमिली में रखना है कंपनी को, दोस्तों में रखना है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो कोई भी एरा गहरा जब मर्जी पैसे वाला बंदा आएगा, 4 मेंबर्स को साइड पे करके खुद मेंबर बन जाएगा। तो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, यानी जो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, जिसमें ये 50 वाली रुकावट नहीं है, जिसमें इस तरह की चीजें नहीं है। ये तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स होंगी तो प्राइवेट कंपनी होगी, तीनों रिस्ट्रिक्शन मौजूद होंगी तो ये प्राइवेट है। अगर इनमें से एक भी हट गई तो प्राइवेट नहीं है, और जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है? पब्लिक है। फिर अचानक से लॉ को याद आया, उसने कहा अगर 2 या 2 से ज्यादा बंदों ने मिल के शेयर्स खरीदे हुए हैं, फर्स्ट करें 10,000 शेयर है और वो 2 भाइयों ने ज्वाइंटली खरीदे हुए हैं, तो वो दोनों मिलके एक दफा काउंट होंगे। ज्वाइंट ओनर्स वन टाइम काउंट होंगे। जो 50 की गिनती है ना मेंबर्स की, इसमें जो ज्वाइंट है वो एक दफा काउंट होंगे। इस पे एमसीक्यू बन सकता है, बड़ा मजे का। क्यों आपको बता दें कंपनी के इतने मेंबर्स हैं, इतने हैं, ये ऐसे है, वो ऐसे है, इतने ज्वाइंट है, फलाना, बताओ उसके कितने मेंबर्स हैं, बताओ 50 वाली रिक्वायरमेंट खराब हुई है नहीं हुई। जी सर। तो जो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं वो मिला के काउंट होगा। जॉइंटली डायरेक्टर भी हो सकते हैं? नहीं, जॉइंटली डायरेक्टर नहीं हो सकते। डायरेक्टर तो इंडिविजुअल एक कैपेसिटी में नेचर पर्सन है। तो इन दोनों में से अगर कोई कहे कि मैंने डायरेक्टर बनना, फिर वो कौन बने? जी बिल्कुल। अब जॉइंट शेयर होल्डर से रिलेटेड बाकी रूल्स हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग सुन लें। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जब नाम लिखा जाता है तो इन दोनों से पूछा जाता है तुम में से किसका नाम पहले लिखा है, उसको हम कहते हैं सीनियर मेंबर। उन 2 में से सीनियर।
फिर नोटिस भी उसी को भेजा जाता है, मीटिंग भी वही अटेंड करता है, डिसीजन भी वही लेता है उन दोनों के बिहाफ पे। तो कंपनी उनको एक काउंट करती है, लिखती दोनों के नाम है, लेकिन जिसका नाम पहले नजर आ रहा होता है ना, वो कंपनी उसी से डीलिंग कर रही होती है। जी जॉइंट वो जो एक शेयर दोनों ने मिलकर, एक शेयर अगर दोनों मिलकर खरीदा है, अगर 10,000 शेयर दो भाइयों ने लिए हुए ऐसे कि 5,000 एक के नाम पे और 5,000 दूसरे के नाम पे, तो जॉइंट शेयर होल्डर्स नहीं है, इन्होंने अपने अपने हिस्से के 5,000 खरीदे हुए हैं। ऐसा पता कब होता है जॉइंट शेयर होल्डिंग वाला? एक फादर की प्रॉपर्टी बच्चों में जब तकसीम होती है, एक बाप के पास 10,000 शेयर थे, जब वो मरा तो उसके शेयर बच्चों में इस तरह से तकसीम हुए कि उन्होंने कहा ये 10,000 शेयर दोनों भाइयों के जॉइंट नाम पर रखवा देंगे। कई दफा जब एक फादर को लग रहा होता है कि मेरे बाद बच्चे लड़ेंगे और अपना नुकसान ना कर बैठे, तो वो अपना घर या इस तरह की कोई ना कोई प्रॉपर्टी जॉइंट नेम पे डाल देता है। अगर अलग अलग नाम पे डाले तो एक बच्चा अपना हिस्सा बेच के और निकल जाए, तो जॉइंट पे इसलिए रख देते हैं कि दोनों में इत्तेफाक रहे और मिलजुल के अगर चले तो बात बने, अकेले अकेले चले तो बात ना बने। तो ऐसे में फिर बहुत ज्यादा लीगल केसेस वगैरह चल रहे होते हैं। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स को हम एक काउंट करेंगे। डन। प्राइवेट कंपनी की एक बड़ी एक्सट्रीम फॉर्म होती है सिंगल मेंबर कंपनी, एक मेंबर की कंपनी, अकेले मेंबर की कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर है और 100% शेयर उस अकेले मेंबर के पास है, ये कहलाती है सिंगल मेंबर कंपनी। अगर आप देखें तो कल हमने कंपनी को समझा, आज हम कंपनियों की मुख्तलिफ किस्में देख रहे हैं। आज का हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, अलग अलग तरह की कंपनियां, जितने भी नाम है ना सारे एक दफा जरा फड़का फोड़ लें कि क्या क्या कंपनियों के नाम है, किस तरह से है। तो ये सिंगल मेंबर समझ आई? जी सर। सर एसएमसी और सोल ट्रेडर में क्या फर्क है? एसएमसी और सोल ट्रेडर में क्या फर्क है? लिमिटेड लायबिलिटी का, सेपरेट लीगल एंटिटी का। सोल ट्रेडर अनलिमिटेड लायबल है, एसएमसी अनलिमिटेड लायबल नहीं है। सोल ट्रेडर जो है वो अपने नाम से बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसका बिजनेस अलग नाम नहीं है। लेकिन एसएमसी कंपनी अलग है, बंदा अलग है। तो अगर आप अपने एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो अक्सर लोग अपना सादा बिजनेस उठा के कंपनी में वो करते हैं, इसको कहते हैं वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बंदा अपने ही ऊपर कंपनी की नकाब चढ़ा लेता है कि मैं नहीं कर रहा, कंपनी कर रही है। उसके लिए उसे बहुत टैक्स प्लानिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। कंपनी को अलग टैक्स रेट पड़ता है, इंसान को अलग टैक्स रेट पड़ता है, फिर वो हिसाब किताब लगाता है कि क्या किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बिजनेस से सैलरी नहीं ले सकता। भाई मेरा एक बिजनेस है, फर्ज करें वहां से मुझे कोई 5 रुपए आते हो, फर्ज करें, तो अगर मैं अपने ही बिजनेस में कहूं कि मेरी 2 रुपए सैलरी है, तो टैक्स वाले नहीं मानेंगे। वो कहेंगे तुम्हें 5 रुपए रेवेन्यू आ रहा है, तुम्हारा खर्चा कोई नहीं। मैं कहूंगा खर्चा है, बिजनेस अपने एंटरप्रेन्योर को सैलरी दे रहा है, वो कहेंगे मजाक है। लेकिन मैं कहूं कि एक कंपनी है जो 5 रुपए कमा रही है, वो कंपनी मुझे 2 रुपए सैलरी दे रही है, फिर 3 रुपए उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी उस पर टैक्स देने के बाद मुझे डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड पे टैक्स लगने के बाद मेरे पास इतना आ रहा है, तो मुझे मिलने वाली सैलरी 5 रुपए में से माइनस हो जाएगी। और सैलरी का स्लैब हल्का होता है, तो अगेन फिर लोग इस तरह की प्लानिंग भी करते हैं। वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इस तरह की हरकतें करें। कम से कम कंपनी तो बनाए ना अपने आप को, गवर्नमेंट के नेट में तो आए, कम से कम रिकॉर्ड्स तो अपने भेजा करें, कम से कम गवर्नमेंट के गोशवारों में हिसाब किताब में तो हो पाकिस्तान में कितनी कंपनियां हैं। फिर जब एक दफा कोई कंपनी बना के अपने आप को रजिस्टर करा लेता है, उसको पकड़ना आसान होता है। जैसे टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है उसे पकड़ना ज्यादा आसान है। तो अक्सर जो नॉन टैक्स पेयर है वो टैक्स पेयर्स का मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोगों को बहुत शौक था टैक्स देने का, हमेशा नोटिस टैक्स पेयर को आता, नॉन टैक्स पेयर आजादी से घूम रहे होते हैं। क्या ये बात समझ आई? जी सर। जी। एम्प्लॉय अगर सिर्फ मेंबर जो, अगर एम्प्लॉय मेंबर भी है, अगर वो शेयर भी रखता है तो वो मेंबर में काउंट होगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सादा एम्प्लॉयज की जो मेंबर नहीं है। जो अगर शेयर खरीद लेता है तो मेंबर ही काउंट होगा। पब्लिक कंपनी जिसमें जब मर्जी जो मर्जी आ जाए। पब्लिक कंपनी के अंदर 2 कैटेगरीज हैं। जो सादा पब्लिक कंपनी होती है उसको हम कहते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लेकिन एक खास किस्म होती है जिसको हम कहते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होती है। यानी कि अगर एक शख्स इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो वो स्टॉक एक्सचेंज नामी इदारे में जाके इस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। लिस्टेड कंपनीज वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस सेल होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज से जिनके शेयर मिल जाते हैं। क्या फायदा स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर कराने का? आप लोग तो आगे लॉ पढ़ के बैठे हैं, लिस्टेड कंपनी पे तो रूल भी सख्त हो जाते हैं। लिस्टेड कंपनी एसईसी से इजाजत लेगी, लिस्टेड कंपनी यूं करेगी। क्यों करवाता है कोई अपने आप को लिस्ट? कैपिटल अच्छा मिल जाता है, आवाम ज्यादा ट्रस्ट करती है। अगर एक अनलिस्टेड कंपनी आवाम से पैसे मांगेगी, वो कहेंगे नहीं भाई तुम पे हमें भरोसा नहीं है, लिस्टेड पे भरोसा होता है।
शेयर रेज करना आसान होता है, शेयर्स में ट्रेडिंग आराम से हो जाती है। जो कंपनी लिस्टेड होती है उसका स्टॉक ज्यादा सेल होता है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर मार्केट अवेलेबल है जहां धड़ाधड़ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो जो कंपनी अपना लेवल बढ़ाना चाहती है, जो कंपनी आवाम में ज्यादा मकबूल होना चाहती है, जो कंपनी इजी फंडिंग लेना चाहती है, वो अपने आप को लिस्टेड कंपनी के तौर पर लिस्टेड करती है। सर पीटी से लिस्टेड है, पीछे लिस्टेड है जी। डन? जी सर। अब हमें जी पब्लिक कंपनी फिर अनलिस्टेड क्यों रहेगी? अनलिस्टेड क्यों रहेगी? अगर वो चाह रहे हैं कि वो पब्लिक तो हो लेकिन इतना पब्लिक ना हो, प्राइवेट वाले मसले भी नहीं लेना चाह रहे, तो उन पे वो करेगी नहीं एतमाद इतना जितना लिस्ट। ठीक है, उनको पब्लिक एतमाद की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है उनके 70-80 दोस्त ही ऐसे हो जो आराम से उस कंपनी की शेयर खरीद ले। मतलब यूं समझे कि एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी को शायद लोन वगैरह जब लेने गए तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो प्राइवेट कंपनी को लोन नहीं देते, तो वो मजबूरन पब्लिक में चले गए। ये कंपनियां कभी भी अपने स्टेटस को कन्वर्ट कर सकती हैं। सेक्शन 45 से 50 के दरमियान जो सेक्शंस हैं वो इनकी कन्वर्जन बताती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारे सिलेबस में बाकी एक्सचेंज के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा सर, अनलिस्टेड को? अनलिस्टेड को नहीं रजिस्टर होना पड़ेगा। तो सिक्योरिटीज अगर वो इशू करेगा, हाँ, अगर वो सिक्योरिटी इशू करना चाह रही है तो उसको प्राइवेटली करनी पड़ेगी। अपने यारों दोस्तों को खुद से OLX पे डाल देंगे, लोगों को कॉल करके रब्ता कर लेंगे, लेकिन उस मार्केट में नहीं जा सकते जो कि स्टॉक एक्सचेंज में। इस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना? किस पे? अगर सिक्योरिटी इशू करे इसी तरीके? नहीं, सिक्योरिटी इशू करने में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सारी बातें इतनी एब्सोल्युटली यस नहीं है। सीए फाइनल में आप आएंगे, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 पढ़ेंगे, वो फिर एक बताएगा कि एक अनलिस्टेड कंपनी अगर अपनी कुछ सिक्योरिटीज को मार्केट में ले जाना चाहे तो उसका क्या तरीका है। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी अनलिस्टेड हो मगर वो अपनी कोई एक खास किस्म की शेयर कैपिटल को कह दे मैंने इसको लिस्ट करवाना है, ऐसा पॉसिबल है। सर लिस्टेड कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है? लिस्टेड कंपनी छोटी कंपनी हो सकती है, लेकिन जिसको हम स्मॉल कंपनी कहते हैं नॉर्मली वो तो नहीं। जिन पे टैक्स रेट कम लगता है। अगेन लिस्टेड कंपनी के मिनिमम मेंबर्स 500 होने चाहिए, ठीक है। फिर अब एम्प्लॉइज और टर्नओवर की शर्त होती है। लिस्टेड कंपनी कम से कम वो होती है जो 200 मिलियन कैपिटल रखती हो। असल में सारी बातें हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो आगे जब जाएंगे तो आपको जो रूल बुक है स्टॉक एक्सचेंज की वो कहती है कि सिर्फ वही कंपनी लिस्ट हो सकती है जिसका कैपिटल 20 करोड़ हो कम से कम। तो ये छोटी गेम है ही नहीं, लिस्टेड बहुत ऊपर की है। ये सर जो जी जी सर अनलिस्टेड कंपनी ने लिस्टेड में कन्वर्ट होना है तो वो तो अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहेगी या नहीं? जी बिल्कुल, अगर एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसके बाद वो सिक्योरिटीज इशू करना चाहेंगे। ऐसे में फिर वो एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, आप पता नहीं शायद किसी को याद हो, है किसी को याद? नहीं सर साइलो मैं का प्री वाला शायद कोई बच्चा जागे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिर वो प्रोस्पेक्टस की जगह एक और चीज लेके आते हैं, तो ऐसा होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाते करवाते सिक्योरिटीज ऑफर कर सकते हैं। जब हम आगे जाएंगे ना चैप्टर 6 में तो वहां पे मैं इंशाल्लाह इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। जी भाई कुछ कह रहे हैं? ठीक है। नहीं शर्माए नहीं, कोई मसला नहीं, टाइम बहुत है। जुम्मे वाला दिन हमारा शुरू लेट होता है तो खत्म भी लेट होता है। नहीं सर वो एक ही दिन था बस। सर जो लायबिलिटी ऐसा ऑफ नहीं मेंबर्स होता है। है, जी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है सर, हाँ। वो बाद में चेंज हो सकती है कन्वर्जन के टाइम। अगर कन्वर्ट हो जाएगी तो जाहिर है उनकी वो वाली लायबिलिटी हो जाएगी, अब दूसरे स्टेटस वाली है। जी सर। इसीलिए कन्वर्जन के वक्त स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होती है। सर लेकिन वो राइटिंग में ना हो तो फिर भी हो जाएगा। वो राइटिंग में उन्हें मतलब देखें, अगर मेजॉरिटी ने ओके कर दिया है तो वो खुद ब खुद फंस जाएंगे। इसमें एक छोटा सा रूल होता है, किसी भी मेंबर की मर्जी के बगैर अगर एक कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ा रही है या अपनी गारंटी बढ़ा रही है या अपनी लायबिलिटी बढ़ा रही है तो मेंबर की एक्नॉलेजमेंट के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। जी सर। बस ये लाइन हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये क्यों है, ये कैसे होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जी कंपनियों की कैटेगरी समझ आई? आज की आखिरी कैटेगरी बात कर लेते, नहीं आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट। क्योंकि पब्लिक कंपनी का जिक्र आते ही ना हमारी किताब को एकदम से डर लगा, उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि बच्चे इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। एक होती है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का मतलब जो कि जिसमें कोई भी आ जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग टैक्स भी पढ़ते हैं, टैक्स वाले पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट शॉर्टमेंट वगैरह को काउंट कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा एक मिनट, पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को कहते हैं। पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी का मतलब है जिसमें जो मर्जी से मर्जी एंटर हो जाए। पब्लिक सेक्टर कंपनी वो है जो गवर्नमेंट की कंपनी, जो प्री में मौजूद थे उस वक्त की डेफिनेशन नहीं है। पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी। अभी गवर्नमेंट वाली कंपनी कौन सी होती है? एक कंपनी भले पब्लिक हो भले प्राइवेट हो, जो मर्जी उसका स्टेटस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड या बेनिफिशियली ओन्ड
गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो, बेनिफिशियली ओन कर रही हो, या कम से कम 51% शेयर्स, नॉट 50, 51% शेयर्स वोटिंग पावर या इस तरह से विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या गवर्नमेंट की कोई बॉडी जिसके बारे में गवर्नमेंट जो है वो इसके पास इख्तियार है कि वो वहां पे काम कर सकती है। तो ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के अंडर आती हो, या गवर्नमेंट की किसी बॉडी के अंदर आती हो, या गवर्नमेंट के किसी इदारे के अंदर आती हो, ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, या एक ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो थीम तो इतना सा है, लेकिन दुख की बात यह है कि एक डेफिनेशन है, और जब डेफिनेशन है तो आपने फिर पूरी की पूरी बात याद करनी है। जिसके पास अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर, अगर उसके आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है तो वो आपके पास आती है। आसान अल्फाज में गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी। अभी वर्ड सब्सिडरी पे भी हमने बात करनी है, वो हमारा आखिरी टॉपिक था, ये बीच में अचानक से आ गया। So yes, the fair doer. Yes, is the fact. Provided that nomination of director by SECP on board of security exchange or any other entity shall not take counted this. अब अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज किसी भी कंपनी के बोर्ड पे अगर कुछ बंदे नॉमिनेट कर देती है तो वो उन्होंने कहा उससे वो कंपनी पब्लिक सेक्टर नहीं बनेगी। तो ये एक तरह की एक्सेप्शन हमने बता दी, डेफिनेशन यहाँ तक है। So इस कंपनी को टैक्स देना पड़ता है? ये कंपनी जस्ट लाइक पब्लिक या प्राइवेट कंपनी उसी तरह से टैक्स देती है, उसी तरह से सारे काम करती है। सर इस पे गवर्नमेंट सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों को टैक्स एग्जाम्प्ट करती है, बाकी सब पे टैक्स लगाती है। सर इस पे तो अच्छा खासा सिनेरियो बन सकता है इस डेफिनेशन पे। इस अकेली डेफिनेशन पे जी। आपको एक सिचुएशन दे दें और कहें बताओ ये कंपनी क्या कंपनी है, सर वो कोई एक सिनेरियो आप बिल्कुल बनाएंगे। टेक्स्ट किस लिए होते हैं? जी मेरे ख्याल में आप लोगों से तो होल्डिंग सब्सिडी का हमने सिनेरियो पूछा था या नहीं पूछा? पूछा टेस्ट में पूछा। टेस्ट में पूछा, ठीक है जी। सर इसमें क्या फर्क है कमीशन और सिक्योरिटीज एक्सचेंज? कमीशन और सिक्योरिटीज एक्सचेंज में क्या फर्क है? कमीशन होता है SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम है। आज के दौर में हम स्टॉक के बजाय वर्ड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, वो SECP है। स्टॉक एक्सचेंज अलग है, वो जिसमें शेयर वगैरह ट्रेड होते हैं, उसको प्यार से हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज भी कहते हैं। नए लॉ उसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज कहते हैं, 2017 से पुराने लॉ को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये कंप्लीट ऐसे नहीं होता कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक मिनट, आप लोगों ने बहुत ही देर कर दी वैसे टेस्ट लाने में। उससे मैंने कहा लेक्चर में लीड करने भी नहीं वो असल में वो मैं वो कह रहा था, मैंने कहा आप लोग आए तो हम बीच में वो डिवाइड करके और दोबारा से पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब जब जैसे ही उधर गए तो उन्होंने कहना लेक्चर खत्म हो गया और मैं ये ना उम्मीद हो गया था। मैंने कहा आप लोग आ नहीं रहे तो मैं तो खींच रहा था, मैं तो अगले 15 मिनट भी प्लान किए। चले वो कर जो है ना, और अच्छे बच्चों को इनाम भी मिलना जरूरी है। ठीक है, बस अगला टॉपिक करते साथ ही। जी अपने नाम के साथ लिखेगी, जैसे वो था कि लिमिटेड लिखना नहीं, कंपनी अपने नाम के साथ कुछ नहीं लिखेगी। आपको कंपनी के नाम से नहीं पता लगेगा पब्लिक सेक्टर कंपनी। आर्टिकल से पता नहीं। कंपनी के मेमोरेंडम में हल्की सी निशानी हो सकती है, इवन जरूरी नहीं है। एक अच्छी भली चलती हुई कोई भी और कंपनी अचानक से पब्लिक सेक्टर बन सकती है अगर गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर ले। तो ये एक तरह का स्टेटस है, ना ये आपकी इनकॉर्पोरेशन में है, ना ये आपके किसी और तरह से, ना ये आपके नाम में है। सब वजह से पहले हबीब बैंक को खरीदा था, जैसे हबीब बैंक को खरीदा था एक टाइम पे, बहुत सारे इस तरह के मामला हुए और उसी वजह से अभी तक मसले पड़ रहे हैं उसके। वो हबीब का बैंक अल हबीब और वो फिर हबीब मेट्रोपॉलिटन और वो फिर एजी ज़्यूरिख और वो फिर फैमिली की आपस में लड़ाई है, वो 3 अलग अलग बैंक ऑपरेट कर रहे हैं। जी लास्ट लाइन यहाँ तक बात समझ आएगी। हमने कहा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई इदारा या तो शेयर्स रखता हो या आधे से ज्यादा डायरेक्टर वहां अपॉइंट करके उसको कंट्रोल कर रहा हो। स्टॉक एक्सचेंज भी तो गवर्नमेंट का इदारा है। तो अगर SECP के कहने पे स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर बिठा रहा हो और वो खुदा ना खास्ता आधे से ज्यादा हो गए तो क्या वो पब्लिक सेक्टर बन जाएगी? नहीं। यानी उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के नॉमिनीज आ जाने से, ये एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट का नॉमिनी अगर स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी के बोर्ड पे बिठा SECP स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे अगर बिठा देती है तो उससे वो तो SECP स्टॉक एक्सचेंज ये गवर्नमेंट की इदारे ही हैं, लेकिन अगर इस तरह से कर दिया जाए और बोर्ड में उनके नुमाइंदे मौजूद हो तो इससे वो पब्लिक सेक्टर नहीं बनेगा। तो ये एक्सेप्शन सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। CDC गवर्नमेंट की जो कोई भी और
एंटिटी या ऑपरेशन ऑफ एनी अदर जिसको एससीसीपी बता दे, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या जिसको एससीसीपी कह दे कि इसके बोर्ड पे हमने अपनी पसंद से डायरेक्टर बिठाए हैं, लेकिन खबरदार इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहना जी। सीडीसी वाला जो पॉइंट जी बिल्कुल, जिस तरह से सीडीसी वाला, असल में मैं इसलिए नहीं वो कर रहा कि आधे लोगों को वो वाला पॉइंट पता, आधों को नहीं पता। तो हम आगे जाएंगे तो हम खुद भी इस तरह की कुछ एक्सेप्शंस इन्वेस्टमेंट्स में देखा करेंगे। जो गवर्नमेंट की नॉमिनी है उनको काउंट नहीं करते नॉर्मली। जी सर। डन। आखिरी बात आज की, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। उतनी ही रोमांचक डेफिनेशन जितनी पब्लिक कंपनी की थी। पब्लिक कंपनी वो थी जो प्राइवेट नहीं होती, होल्डिंग की बात नहीं। means a company which is another company's holding company if but only if that other company is its subsidiary। उर्दू तर्जुमा, कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ तभी कहलाएगी जब वो दूसरी कंपनी इस पहली कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी। कुछ भी नहीं होता, एक नया लफ्ज़ मैंने दे दिया सब्सिडियरी। तो अगर कोई सब्सिडियरी है तो फिर एक होल्डिंग है। अगर कोई एक कंपनी दूसरे की सब्सिडियरी है तो यानी मैं कहूं कि एक शख्स को मैं सिर्फ तभी दादा कह सकता हूं जब एक ऐसा शख्स हो जो कि उसका पोता कहलाता हो, तभी मैं उसको दादा कहने का हक रखता हूं, वरना मैं उसको दादा नहीं कह सकता। तो एक कंपनी को होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब कहा जा सकता है जब कोई एक दूसरी और ऐसी कंपनी मौजूद हो जो कि इस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है। तो इसका मतलब है, इस डेफिनेशन में कुछ नहीं बताया, आप बताएंगे हमें सब्सिडियरी। पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन जैसी ही डेफिनेशन, अगर एक कंपनी किसी भी वक्त दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर एक्वायर कर ले, एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर एक्वायर कर ले, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स के कंट्रोल एक्वायर कर ले, या तो इन्वेस्टमेंट वगैरह के थ्रू कुछ आपके डायरेक्टर बैठ जाते हैं, लोन देने की वजह से कभी कभी आप अपना डायरेक्टर बिठा सकते हैं। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की या तो आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स कंट्रोल कर ले, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा, और यहाँ आधा 50 है, पब्लिक सेक्टर में 51 था, आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, तो दूसरी कंपनी सब्सिडियरी बन जाती है और पहली होल्डिंग बन जाती है। सब्सिडियरी की सब्सिडियरी भी सब्सिडियरी बन जाती है, होल्डिंग की होल्डिंग भी होल्डिंग क्या है, बात समझ आई? 3 तरीके हैं किसी को सब्सिडियरी बनाने के। पहला तरीका, आप उस कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लो। दूसरा तरीका, उस कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आपके पास आ जाए। तीसरा तरीका, किसी ऐसे को सब्सिडियरी बना दो जो उसकी होल्डिंग है, ताकि वो भी आपकी सब्सिडियरी बन जाए। तो ये 3 तरीके। इसमें जो शेयर वाला पॉइंट है ना, इसमें आप खुद भी होल्डिंग कर सकते हैं और अपनी बाकी सब्सिडियरियों के साथ भी मिलकर खरीद सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक ब्लैक डायग्राम पे दिखाने की कोशिश करूंगा। नहीं, कहाँ गई? हाँ, मैंने ब्लैक डायग्राम पहले से सजाई हुई है। ये लाइट बंद करने से शायद काम हो, कुछ बेहतर हो गया। एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग कब बनेगी? शर्त नंबर 1, जब आधे से ज्यादा शेयर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कंपनी के पास हो। एक ऑप्शन, या एक कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर। दूसरी ऑप्शन। तीसरी, वो किसी ऐसी को सब्सिडियरी बनाते हैं जिसकी सब्सिडियरी ये वाली कंपनी हो, तो ऑटोमेटिकली इधर वाली कंपनी उधर वाली कंपनी की सब्सिडियरी। ये जो शेयर वाला रूल है ना, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इनडायरेक्ट। मैं एच कंपनी हूं, मैंने 35% खरीदे इस कंपनी के शेयर्स, और एक मेरी सब्सिडियरी कंपनी है कोई और, उसने 20% शेयर्स खरीदे, तो मेरे पास डायरेक्ट ओनरशिप कितनी है और इनडायरेक्ट कितनी है? 35 और 20, ये मेरी सब्सिडियरी बन गई। अगर सवाल बनाना है तो वो इस पर बनाएंगे, अगर तंग करना तो उस पर तंग करेंगे। अभी तक उन्होंने इस पॉइंट पे तंग नहीं किया उस तरह से। जो डायरेक्टर वाला पॉइंट है उसमें आप खुद इन्वॉल्व है, इसमें आप किसी को सब्सिडियरी बना रहे हैं, वो आगे से सब्सिडियरी बना रहा है। ये वाहिद पॉइंट है जिसमें आप अलोंग विद आपकी सब्सिडियरी आप मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी खुद की 50% सुपर इन्वेस्टमेंट हो, या आपकी एंड आपकी सब्सिडियरीज की मिला के इन्वेस्टमेंट 50% से ऊपर हो, तो वो वाली कंपनी आपकी सब्सिडियरी बन जाएगी। मोर देन वन सब्सिडियरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो एक कंपनी खुद या अपनी लेयर्स के थ्रू, लेयर्स कहते हैं उसके नीचे आने वाली जितनी भी सब्सिडियरीज हैं, जैसे ये सब्सिडियरी है, ये भी आपकी सब्सिडियरी है और ये भी सब्सिडियरी है, तो ये आपकी लेयर्स कहलाती हैं, आपके नीचे जितनी भी कंपनी आ रही है।
तो एक कंपनी अपनी लेयर्स समेत, अपनी नीचे वाली कंपनियों समेत मिलके किसी भी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, वो वाली कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी। जी सर। बात करें सर ये 20 का 50% नहीं होगा? नहीं, ये अकाउंटिंग में होता है, लॉ में नहीं होता। अकाउंटिंग में मल्टीप्लाई करते हैं, लॉ में ऐड करते हैं। क्यों? अकाउंटिंग ने देखना है प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिलेगा। इस कंपनी के जो प्रॉफिट होंगे उसका फर्स्ट करें 50% हिस्सा इसको मिलता हो, जो कि उसकी सब्सिडी है, मतलब, और शायद इतने परसेंट हिस्सा इसको मिलता हो। तो हम ये देखते हैं कि मेरी सब्सिडरी ने कितना खरीदा हुआ है। मेरा सब्सिडरी में कितना हिस्सा है? 60%। सब्सिडरी का आगे कितना हिस्सा है? 60%। मैंने 60% सब्सिडरी को खरीदा और सब्सिडरी ने 60% सब सब्सिडरी को खरीदा। तो टेक्निकली सबसे नीचे वाली कंपनी के प्रॉफिट का 60% मिला मेरी सब्सिडरी को, और उसको मिलने वाले प्रॉफिट का 60% मुझे मिला। तो मुझे 60 का 60% मिला। तो अकाउंटिंग में जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो आप इफेक्टिव शेयर होल्डिंग लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आप कहते हैं 60 का 60%। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि मैं अगर इस कंपनी को 60% कंट्रोल कर रहा हूं तो ये कंपनी मेरी हुई, इस कंपनी का हर फैसला मेरा होगा। और मेरी कंपनी किसी कंपनी को कंट्रोल कर रही है तो टेक्निकली ये कंपनी भी मेरी, ये कंपनी भी मेरी। मैथ में देखें 36% बन रहा है शेयर, लेकिन कंट्रोल का वर्ड क्या है? मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं, इसका फैसला मेरी मर्जी से होगा। इसका ये फैसला कि इसने इसमें इन्वेस्ट करना है वो किसकी मर्जी से हुआ? इसके तमाम फैसलों को कौन चला रहा है? ये। इसके तमाम फैसलों को कौन चला रहा है? तो मैं इस कंपनी पे भी होल्डिंग हूं और मैं उस कंपनी पे वो सारे राइट्स रखता हूं जो कि दरमियान वाली कंपनी है। तो जो ये शेयर होल्डिंग वाला रूल है इसमें हम ऐड करेंगे मेरी डायरेक्ट शेयर होल्डिंग कितनी है और मेरी इनडायरेक्ट। में ये नहीं देखूंगा मैंने इसके कितने खरीदे हुए और इसने कितने खरीदे हुए, मैं कहूंगा मेरे बच्चे के पास कितने शेयर है। ये भी तो अपना बच्चा ही है ना। 35% मेरे पास है और मेरे बच्चे के पास, मेरी सब्सिडरी कंपनी के पास 20% है। तो 20% मेरे बच्चे के पास है, 35% मेरे पास है। हम बाप बेटा मिला के 55% के मालिक हैं। और बच्चे के शेयर तो मेरे ही शेयर होते हैं ना, तो मैं ही मालिक हूं। यस सर। तो इसलिए अगर आप लोग अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे तो कंसोलिडेशन में आप आके देखेंगे वहां मल्टीप्लाई किया जाता है इफेक्टिव रेट निकालने के लिए। लेकिन ये लॉ है, लॉ को मैथ शायद कोई नहीं आती, इसको बस ये पता है कि अगर वो हमारी गुलाम है तो गुलाम है, गुलामी की परसेंटेज कोई नहीं होती। सर इसमें ये कहेंगे कि इसकी 2 होल्डिंग है? हाँ, एक कंपनी की एक वक्त में 2 होल्डिंग्स हो सकती है, इसकी 2 होल्डिंग्स है। एक कंपनी की एक वक्त में 2 सब्सिडरीज हो सकती हैं, कई सब्सिडरीज हो सकती हैं। जी सर। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? कानून ये कहता है कि एक वक्त में एक कंपनी मैक्सिमम कितनी लेयर्स रख सकती है वो हम बताएंगे, और ये कहने के बाद नहीं बताया। फॉर अंडरस्टैंडिंग जैसे मैं पहले बताता आया हूँ, 7 लेयर्स तक आप रख सकते हैं, सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की। तो इस तरह से 7 दर्जे नीचे जा सकते हैं। इतना लॉ ने लागू किया, मतलब ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब इस वक्त लेयर्स जब हो रही हैं तो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ काउंट होगा। क्या है जी नताइज, क्या कहते हैं? कौन है हमारे पास टॉपर्स और हमारे पास बजट कितना है? वक्त कम और मुकाबला सख्त। मैं तो मायूस होकर खींच रहा था लेक्चर, मैंने चले फिर 3 टॉपर जिनमें से एक 50 से नीचे, ये मिड के 71 नंबर वाले भाई, एक 48 वाले जिनको 48 से ग्रेस देके 50, भाईजान आई क्या 49 वाले को 50 करता है। उसामा भाई मेरा खर्चा कराने में ना हमेशा बहुत महारत रखते हैं। और तीसरा 50 से नीचे मिड के लिए ओ ग्रैंड टेस्ट। अच्छा ये ग्रैंड टेस्ट 46, ठीक है। तो ग्रैंड टेस्ट में तो 46 वाला 60 था ना सर? हाँ, वहाँ टोटल 60 था। तो अब इनमें से किसको टॉपर है? 46 60 में लेता है एक बच्चा और एक 100 में से 51 लेता है। लेकिन एक ने पूरे सिलेबस में से 51 लिए, तो ये सारी वेटेज आप लगाए तो ये दोनों फर्स्ट पोजीशन होल्डर है और ये भाई सेकंड पोजीशन होल्डर। अब हम देखते हैं बटवे में क्या है। ये 100 रुपये भी 2 दिन नोट है। जो 2 टॉपर है उनके लिए 2000 का इनाम, 2000, और जो सेकंड पोजीशन होल्डर है उनके लिए 1000 का इनाम।
अगर बच्चे क्लास में मौजूद ना हुए तो पी जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि हमने ये सोचा था। अब्दुल वदूद भाई 60 में से 46 नंबर लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अदर इनकम क्रेडिट देखिए, इसे कहते हैं कैश का फ्लो करना यस मुख्तलिफ हाथों में। कैश पहले साथ में आया, फिर दोबारा बटवे में चला गया, और अब मैंने ये हाथ लगा दिया, तो ये इनकम हुई, फिर एक्सपेंस हुआ, नेट हो गया। ये बच्चा जब आपको नजर आए, आपने इस बच्चे को ढूंढना है और इस बच्चे तक 2000 पहुंचाना। बच्चे का हक है, हम नहीं खा सकते। फिर एम वासिफ शकूर, इन्होंने 51 नंबर लिए हैं। ऑल्दो ये वो बहुत तूफानी नंबर नहीं है, लेकिन इस वक्त क्लास में यही सबसे मोअज़्ज़ज़ आदमी पाए जाते हैं, क्लास क्रॉस कर गए हैं। तो ठीक है जी, इन्होंने 2000 रुपये विन की है माशाल्लाह से। सेकंड पोजीशन होल्डर जो 48 पे थे, जिनको धक्का देके पास किया गया, एम ज़ीशान। एम ज़ीशान लें जी, आपने 1000 रुपये जीते। आपको निकल गया ये। यूं हमने अपने टॉपर्स, और आप बुरे बच्चों से जुर्माने भी लेने सर जाने का टाइम जुर्माने माफ कर दिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। जिन बच्चों ने इज्जत और इकराम से मिड टर्म दिए, उन्होंने अपना सिला पा लिया, और बाकी बच्चे भी यही सोच रहे हैं काश आ जाते, मजा आता था, मैं कर सकता था, 51 तो मैं भी ले लेता। वो लेने के लिए ना जिगरा चाहिए। 8 चैप्टर थे, 12